हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइट। इसमें हमने दो फिनोमिना पढ़ने हैं, एक रिफ्लेक्शन है और दूसरा फिनोमिना जो हमने डिस्कस करना है वो रिफ्रैक्शन डिस्कस करना है। क्या किया गया यहां पर, आपके दो फिनोमिना है एक ही चैप्टर के, लेकिन यहां पर हम इनको पढ़ाएंगे अलग अलग चैप्टर से। यानी रिफ्लेक्शन एक अलग चैप्टर बनाया गया आपका, रिफ्रैक्शन एक अलग चैप्टर बनाया गया। वो डिटेल्ड कंसेप्ट, एक छोटा छोटा कंसेप्ट जो है वो सिखाने की कोशिश की है यहां पर। यू विल एंजॉय द लेक्चर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारा लाइट चैप्टर है भाई। हम ये समझेंगे कि लाइट है क्या और लाइट का नेचर क्या है। बहुत सारी थ्योरीज आई थी, हम उनमें मेन थ्योरीज वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि लाइट का नेचर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि व्हाट इज लाइट। देखो, अभी जो हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि लाइट जो है एक फॉर्म है एनर्जी की, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इतना ही बताया गया हमें। लेकिन ये कैसी फॉर्म है? दैट प्रोड्यूसेस, क्या लिखते हैं हम? दैट प्रोड्यूसेस विजुअल सेंसेशन। विजुअल सेंसेशन मींस जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। जैसे हम बात करें ऑब्जेक्ट्स की, ऑब्जेक्ट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है आपकी इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स और दूसरी होती है आपकी नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स। इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स वो हैं जो लाइट एमिट करती हैं, दैट एमिट्स लाइट। एग्जांपल जैसे आपका जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, एग्जांपल आपका स्टार्स हो गए, और डेली आप देखते हो दैट इज सन। बर्निंग कैंडल हो गई, ठीक है, बर्निंग वुड हो गई, वहां से फायर आपको दिख रही है तो उससे लाइट भी एमिट होती है। तो ये आपके सोर्स हो गए लाइट के, यानी ये लाइट को एमिट करते हैं। देखो, ये लाइट एमिट करते हैं तो क्लियरली हम इन्हें देख सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं जो नॉन इल्यूमिनेटिंग है, यानी वो लाइट एमिट नहीं करती। जैसे आपकी चेयर हो गई, टेबल, पेन, बुक एंड इवन ह्यूमन बींग्स। अगर हम अपनी बात करें तो हम भी लाइट एमिट नहीं करते। तो हमें कैसे देखा जाता है? इन सोर्सेज से जो लाइट एमिट करते हैं उनसे लाइट नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स पर स्ट्राइक करती है, और वहां से वो नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स क्या करती हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। हमने पढ़ा ना, हमने फिनोमेना पढ़ना है रिफ्लेक्शन। तो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और हम देख पाते हैं। यानी लाइट एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म हो गई जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस विजुअल सेंसेशन। अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि भाई लाइट जो है एनर्जी, ठीक है, हमें पता लग गया कि एनर्जी की भी फॉर्म है। हम भी पढ़ते हैं कि लाइट जो एक वेव है, रेडिएशन है। तो बहुत सारी रेडिएशंस जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती है। तो पूरी जो रेडिएशंस एग्जिस्ट करती हैं, अगर हम उनको वेवलेंथ के ऑर्डर में या हम बोले फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अगर हम अरेंज कर दें, देखो ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर हो गया, यानी वेवलेंथ यहां पर इंक्रीज हो रही है। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है। इस ऑर्डर में अगर हम हमारी रेडिएशंस को अरेंज कर देते हैं तो ये जो अरेंजमेंट मिलता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी पूरा स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम इसे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोला गया? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसमें एक छोटा सा पोर्शन है जिसको हाईलाइट करके दिखाया गया, सिर्फ ये वाला पोर्शन, इतना हिस्सा, इस पूरी रेडिएशंस का सिर्फ इतना हिस्सा हम देख सकते हैं। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? विजिबल लाइट बोला जाता है। इसमें कलर्स देखो, विबग्योर हमें बताया गया वो 7 कलर्स। तो ये विजिबल लाइट है, यानी हम इसे देख सकते हैं और यही पोर्शन जो है वो हमें देखने में हेल्प करता है। अब जैसे आप इमेजिन करो, इमेजिन क्या, एक्चुअल में आपके आसपास जो है सब रेडियो सिग्नल्स हैं। फोन में सिग्नल्स आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। एक्सरे आप करवाने जाते हो तो एक्सरे एक बीम पास होते हैं जिसका इंप्रेशन जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर आता है। आप एक्सरे उसको नहीं देख सकते। आपके सराउंड जो है वो रेडिएशन से भरा पड़ा है, आप उसको नहीं देख पा रहे। सिर्फ ये पोर्शन जो है वो हम देख सकते हैं। तो इसलिए हमने इस पोर्शन को क्या बोला? विजिबल लाइट बोला। तो लाइट के बारे में हमने क्या पढ़ा भाई? अभी लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो विजुअल सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, और अभी तक हमें बताया गया है कि लाइट जो है वो वेव होती है। अच्छा, ये तो हमें पता है कि लाइट वेव होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। अभी बात करेंगे हम फोटोन्स को लेकर के, क्वांटम को लेकर के। तो शुरू में सबसे पहला सवाल आया कि लाइट का नेचर क्या है। भाई लाइट पार्टिकल है या वेव है? सवाल था सबसे बड़ा, पार्टिकल
और वेव। हम पार्टिकल नेचर बोलेंगे कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, या हम बात करेंगे कि ये वेव है। वेव जैसे 9th क्लास में हम पढ़ के आए, हमने 9th क्लास में पढ़ा था मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एक सवाल था सबसे पहला कि पार्टिकल नेचर होगा या वेव नेचर होगा। तो इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरीज आई। क्वेश्चन क्या था? पार्टिकल और वेव, सबसे बड़ा सवाल। और इसको लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो मेन हम बातें यहां पर पढ़ेंगे लाइट के नेचर को लेकर के कि लाइट का नेचर क्या है। तो सबसे पहली थ्योरी जो आई थी वो थी आपकी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसके बाद वेव थ्योरी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ऐसे पढ़ते पढ़ते लास्ट में हम एक रिजल्ट यानी एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलेंगे ड्यूअल नेचर। ड्यूअल मतलब दोहरा, डबल नेचर। ये सब पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई लास्ट में हम ड्यूअल नेचर के कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे। ड्यूअल मतलब पार्टिकल भी और वेव भी। ये और हट गया, अब उसका क्या आ गया? पार्टिकल एंड वेव, दोनों बातें आ गई। पहले तो ये था कि या तो पार्टिकल या वेव, अब क्या बात होती है? पार्टिकल एंड वेव, दोनों लेकर के चलते हैं। तभी यहां पर हमने बात की है ड्यूअल नेचर की। और ये ड्यूअल नेचर के कंक्लूजन तक हम कैसे पहुंचे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वहां पर, वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एंजॉय करोगे। तो फर्स्ट है आपकी कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या थी? सबसे पहले जो कॉर्पस्कुलर थे देने वाले थे वो थे डेस्कार्ट्स। इन्होंने 1637 में ये थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या बोला था कि जो लाइट है उसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स है जिनको कॉर्पस्कुल्स बोला जाता है, और जो इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है वो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को बहुत स्पीड से फेंकती है बाहर की तरफ, बहुत ज्यादा स्पीड से। हमें पढ़ा है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम की अगर हम बात करें, मीडियम चेंज होता है तो स्पीड चेंज भी होती है, पर जनरली अगर हम वैक्यूम की बात करें 3 × 10⁸ यार बहुत ज्यादा है ये वेलोसिटी। तो यही बोला गया कि वो जो लाइट सोर्स है हमारे पास, इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, वो बहुत ज्यादा स्पीड से ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको फेंकते। यानी सबसे पहली जो बात आई वो लेकर के आई पार्टिकल्स के बारे में, कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आपके पास। उसके बाद ये थ्योरी इतनी फेमस नहीं हुई, लोगों ने जाना नहीं इसको। ये थ्योरी ज्यादा फेमस हुई सर न्यूटन के नाम से, क्योंकि उन्होंने अपनी बुक लिखी थी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है उनको डिस्कस किया, और वहां पर फिर इसे कॉर्पस्कुलर थ्योरी को भी यानी कॉर्पस्कुल्स के बारे में भी डिस्कस किया। तो उनकी बुक काफी फेमस हो गई न्यूटन सर की। तो वो बुक काफी फेमस हो गई तो लोगों ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी पढ़ी, तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी फेमस हो गई। तो इसलिए कॉर्पस्कुलर थ्योरी मेनली जो है वो न्यूटन सर के नाम से जानी जाती है कि न्यूटन सर ने बताई थी। लेकिन उससे पहले पर्सन कौन थे? डेस्कार्ट्स, उन्होंने बताया था। अब इन्होंने क्या बोला कि जैसे लाइट सोर्स, सपोज हम बर्निंग कैंडल ले लें, तो ये आपके कॉर्पस्कुल्स है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाए गए ना, कि एक इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट इस छोटे छोटे पार्टिकल्स को बहुत तेजी से शूट करती है बाहर की तरफ। तो न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स से जो है वो काफी कुछ बताया। उन्होंने क्या बताया कि जैसे लाइट, हमने बोला ना विजिबल लाइट जो हम देख पाते हैं उसमें कलर्स हैं। उन्होंने बोला कि ये जो कलर्स है ना, ये कॉर्पस्कुल्स के साइज की वजह से है। यानी कॉर्पस्कुल्स का साइज जो है वो अलग अलग है, उस वजह से हमें जो कलर है लाइट का वो अलग अलग दिखाई देता है। तो कलर किसकी वजह से होगा? कॉर्पस्कुल्स के साइज की वजह से होगा। अच्छी बात है जी। इन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसे भी एक्सप्लेन किया कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बेसिस पर, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स के बेसिस पर इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब एक्सप्लेन कैसे किया इन्होंने बात की कि जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन उन्होंने बात की इलास्टिक कोलिजन के बेसिस पर। यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन मतलब ऐसे समझो कि जैसे हम एक बॉल लें और बॉल को अगर हम वॉल पर हिट करें तो स्ट्राइक करने के बाद बॉल वापस आती है। अगर बिल्कुल सामने हिट करते हैं, बिल्कुल फ्रंट पे हिट करेंगे तो वापस आ जाएगी। अगर हम एक एंगल पर हिट करते हैं, सपोज हमने यहां से ऐसे हिट किया बॉल को, तो टकरा के इधर चली जाएगी। तो उन्होंने इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक का मतलब यह होता है कि यहां पर जब बॉल स्ट्राइक करेगी तो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगी, अपना मोमेंटम लूज नहीं करेगी। तो ऐसे कोलिजन को बोला जाता है इलास्टिक कोलिजन। तो उन्होंने जो ये रिफ्लेक्शन फिनोमिना था, इस रिफ्लेक्शन फिनोमिना को उन्होंने इलास्टिक कोलिजन के बेसिस पर एक्सप्लेन किया। अच्छी बात है जी।
अब जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना था, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे आप वाटर का एग्जांपल लो या आप ग्लास प्लेट का एग्जांपल लो, तो उसके अक्रॉस आर पार आपको दिखाई देता है, यानी लाइट उसको पेनिट्रेट करके क्रॉस करती है। आपने सपोज एक जो है वो बकेट ली, उसमें वाटर फिल किया और नीचे आप कोई ऑब्जेक्ट रख दो, सपोज आप कॉइन प्लेस कर दो बकेट में, तो वाटर के अंदर कॉइन आपको विजिबल होता है, दिखता है कॉइन हमें, यानी लाइट जो है वो वाटर में एंटर हुई है। तो जब वो वाटर में एंटर होती है ना, तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, यानी अगर सीधे पाथ पे जा रही है थोड़ा सा बेंड हो जाएगी अपने पाथ से। कब? जब वाटर स्टार्ट हो रहा है वहां पर, बिल्कुल उसे हम इंटरफेस बोलते हैं। तो वहां पर लाइट बेंड हो गई, इसको रिफ्रैक्शन बोला जाता है। अभी पूरा पढ़ोगे आप इसको, स्लोली स्लोली आपको जो है जैसे जैसे हमारे लेक्चर आगे बढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। तो रिफ्रैक्शन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लाइट इस तरह से जब एक डेंसर मीडियम लाइक सपोज एयर से वाटर में एंटर हो रही है या एयर से ग्लास स्लैब में एंटर हो रही है, तो ग्लास स्लैब एयर के कंपैरेटिवली ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकली डेंसर की। डेंसर वो मास अपॉन वॉल्यूम वाला डेंसर नहीं, दैट इज ऑप्टिकली डेंसर। क्लियर हो जाएगा आगे लेक्चर में, पर अभी ये वर्ड ध्यान में रखो, दैट इज ऑप्टिकली डेंसर। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर एयर के कंपैरेटिवली ऑप्टिकली डेंसर है, तो इसको हम जनरली ऑप्टिकली वर्ड ना बोल के डेंसर यूज कर देते हैं। तो लाइट जब एक डेंसर मीडियम में मूव करती है, तो न्यूटन सर ने कहा कि जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो लाइट में इन कॉर्पस्कल्स को स्ट्रोंगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब ध्यान से समझना दोनों चीजों को। एक तरफ इसके पार्टिकल्स ने क्या किया, कोलिजन हुआ, टकराए और पुश कर दिया, वापस भेज दिया, रिपेल कर दिया। दूसरे केस में उन्होंने क्या बोला कि ये जो जब अंदर एंटर हुए, तो दूसरा मीडियम जो था डेंसर मीडियम, देखो लिखा हुआ रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स ने कॉर्पस्कल्स को अपनी तरफ स्ट्रोंगली अट्रैक्ट किया। देखो वैसे ये कहां जा रहे थे, इधर जा रहे थे, जब अट्रैक्ट किया तो वो नीचे की तरफ बेंड हो गए। तो उन्होंने बेंडिंग इस बेसिस पर एक्सप्लेन किया कि अट्रैक्ट किया उस वजह से बेंड हो गए, और उन्होंने ये भी बोला कि यहां पर डेंसर मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो अट्रैक्शन की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ये कहती है। अच्छा, बेंडिंग होती थी, आप भी देखोगे आगे रिफ्रैक्शन में, ये एक्सप्लेन हो गई। लेकिन यहां पर एक छोटी सी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि एक केस में तो ये कॉर्पस्कल्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी रिपल्शन हो रही है, वहां पर टकराए वापस चले गए, इन्होंने क्यों नहीं अट्रैक्ट किया? इन्होंने अट्रैक्ट किया तो इन्होंने रिपेल क्यों नहीं किया? भाई यहां से टकरा के वापस क्यों नहीं गए? अब एक्चुअल में छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप ये देखो वाटर में आप देख रहे होगे ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर आपको जो है, कलर चेंज करते हैं, यहां पर आपको इस पोर्शन में आपको जो है वो रिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है। ये देखो ट्रीज की थोड़ी सी इमेज देखने को मिल रही है ना, दैट इज रिफ्लेक्शन। और आपको वाटर के अंदर स्टोन्स भी देखने को मिल रहे हैं, यानी यहां पर रिफ्रैक्शन भी हो रही है। अब भाई यहां पर तो एक साथ दोनों चीजें हो रही हैं, यानी अट्रैक्शन भी हो रही है, वाटर के अंदर भी लाइट एंटर कर रही है, और वाटर के सरफेस से रिपेल भी हो रही है। भाई जो एक साथ दोनों चीजें कैसी हो सकती हैं? और चलो अलग अलग हम मानते हैं कि अलग अलग कोई सरफेस है, तो समझ में आता है कि अपने को कि भी एक सरफेस जो है वो रिपेल कर रहा है और एक सरफेस जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, यानी एक मीडियम के मॉलिक्यूल्स रिपेल कर रहे हैं और एक मीडियम के मॉलिक्यूल्स कॉर्पस्कल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें समझ में आता है अगर अलग अलग हो। लेकिन यहां पर तो भाई मीडियम तो एक ही है, वाटर कॉर्पस्कल्स को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है और वाटर कॉर्पस्कल्स को अट्रैक्ट भी कर रहा है। भाई यहां तो प्रॉब्लम हो गई। अच्छा चलो, वाटर ऐसा ही सेम जो है वो ग्लास में भी होता है। ग्लास, आपके विंडोज होंगी घर में, ग्लास में आप ध्यान से देखो, आपको ग्लास के अक्रॉस दूसरी तरफ चीजें दिखाई भी देंगी, और ग्लास में थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको अपनी इमेज भी थोड़ी थोड़ी दिखाई देगी। इसका मतलब ग्लास भी कॉर्पस्कल्स को रिपेल भी कर रहा है और अट्रैक्ट भी कर रहा है। भाई एक साथ ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? यानी यहां पर क्या हो गया आपका, हमने अगर कोई सरफेस लिया, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ये रिफ्रैक्ट हो गई, यानी इनसाइड मूव कर गई, और ये रिफ्लेक्ट हो गई, यानी एक साथ ये दोनों चीजें कैसे हो रही है? रिपल्शन वो भी हो रही है, अट्रैक्शन वो भी हो रही है। तो ये चीज जो है ये सवाल खड़ा करती है। इसके बाद क्या हुआ, दूसरी थ्योरी आई, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यहां पे देखो कुछ सवाल खड़े हो गए, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस आ गए। जो वेव थ्योरी थी वो हाइजन सर ने दी थी, 1675 में थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नहीं है, वो नेचर कैसा है आपका, वेव नेचर यानी लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है।
और वेव की फॉर्म में हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि वेव का मोशन जो है वो दो होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल मोशन होता है और एक ट्रांसवर्स वेव मोशन होता है। उन्होंने बोला कि यहां पर जो वेव मोशन होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन होगा। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई भाई, लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन होगा और लाइट जो है उन्होंने चेंज कर दिया कि पार्टिकल नहीं है, वेव है। लेकिन उस टाइम पर न्यूटन सर का दबदबा था भाई, सब भगवान मानते थे उनको, तो किसी ने इनकी बात मानी नहीं कि नहीं भाई। उस टाइम तो देखो ऑब्वियस सी बात है भाई, न्यूटन सर को भगवान मानना जाता था कि उन्होंने जो बोल दिया वही सच है। और ये हाइजेंस सर तो उनके बिल्कुल अगेंस्ट बात कर रहे थे। उन्होंने बात की कि भाई पार्टिकल नेचर है और ये कह रहे हैं वेव नेचर है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, लोग तो अपने भगवान की बात मानेंगे ना। तो हाइजेंस सर की थ्योरी जो है वो काफी टाइम तक ऐसे ही पड़ी रही, लगभग पूरी एक सेंचुरी तक, 100 साल तक किसी ने इनकी थ्योरी को पूछा ही नहीं, किसी ने बात ही नहीं की इनकी थ्योरी के बारे में। क्योंकि वहां पर क्या था, सिर्फ ऐसा नहीं था कि इन्होंने न्यूटन सर के अगेंस्ट बात की थी, कुछ और प्रॉब्लम्स भी थी इसमें। जैसे उस टाइम पर साउंड के बारे में पता था कि साउंड जो है वेव है आपकी, और इतना भी क्लियर था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। आपने जो है वो 9th क्लास में भी एक्सपेरिमेंट किया था, बेल जार एक्सपेरिमेंट। एक जार लिया था और उसमें बेल थी, वैक्यूम पंप कनेक्ट किया हुआ था जार के साथ। आप धीरे धीरे क्या करते थे, एयर सक करते जाते थे और साउंड जो है बेल की वो आपको सुनाई कम 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 कम, और एक टाइम पे जब आपने गैस निकाल दी, यानी एयर जार में से पूरी रिमूव कर दी, तो आपको बेल की साउंड सुनाई ही नहीं देती। तो इतना तो कंफर्म था कि भाई साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। और सन से बात करें, जैसे सन से अर्थ तक हमारे पास रेज आती हैं, तो ऊपर तो वैक्यूम है हमारे एटमॉस्फेयर के बाद। अब जब वैक्यूम है तो इतना वो माना जाता था कि भाई वेव को ट्रेवल करने के लिए कंफर्म मीडियम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि साउंड को लेकर के चलते थे वो, कि साउंड वेव है उसको मीडियम चाहिए, तो कोई भी वेव है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। और अगर बात करी जाए कि भी लाइट एक वेव है तो उसको भी मीडियम चाहिए होगा, पर सन से अर्थ तक जो लाइट आती है हमारे पास, बीच में तो वैक्यूम है, फिर इसने ट्रेवल कैसे कर लिया? तो यहां पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया जी कि फिर वेव कैसे कह सकते हो भाई, उसको तो मीडियम चाहिए और यहां पे तो मीडियम मिल नहीं रहा इसे। तो फिर हाइजेंस सर ने कहा कि भाई जो पूरा हमारा एटमॉस्फेयर और उसके बाहर जो वैक्यूम है, पूरा स्पेस जो है वो ईथर से पूरा फिल हुआ हुआ है, ईथर मटेरियल है, उससे फिल्ड है पूरा का पूरा, और बड़ा लाइट वेट है, इलास्टिसिटी उसकी काफी ज्यादा है उस केस में। लेकिन प्रैक्टिकली ईथर की इलास्टिसिटी और डेंसिटी से अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके लाइट की स्पीड निकाली गई तो कॉन्ट्रडिक्शन वहां पे भी आ गई, यानी ईथर जो है लाइट की इतनी ज्यादा स्पीड को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने जो ईथर के बारे में थ्योरी दी थी कि पूरा का पूरा हमारा स्पेस ईथर से फिल्ड है, बाद में जब ईथर को लेकर के उसकी इलास्टिसिटी और डेंसिटी को लेकर के लाइट की स्पीड निकाली गई, उस कैलकुलेटेड स्पीड में और एक्चुअल स्पीड में बहुत फर्क था। तो ये ईथर की थ्योरी भी भाई गड़बड़ हो गई। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि न्यूटन के अगेंस्ट इन्होंने बात की थी या न्यूटन से अलग बात की थी, कुछ ये भी रीजन थे उस टाइम पर कि भी इनकी थ्योरी को किसी ने पूछा नहीं। लेकिन वक्त बदला, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो यंग्स ने किया था, थॉमस यंग। उन्होंने 1801 में लाइट से इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया, और ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो वेव्स देती हैं। मतलब अब यहां पर देखो कितने टाइम बाद, 1675, 1801, बहुत गैप आ गया इसके बीच में, यानी तब तक हाइजेंस सर को बेचारे को किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, उनकी थ्योरी ऐसे ही पड़ी रही। पर आज जब प्रूव हो गया तो आज हाइजेंस सर की थ्योरी पढ़ाई जाती है। 12th क्लास में आप मेडिकल या नॉन मेडिकल ऑप्ट करोगे तो 12th क्लास में आपका चैप्टर है फिजिक्स में ऑप्टिक्स, वहां पे शुरुआत होगी वेव ऑप्टिक्स की। जब शुरुआत की जाएगी ना तो वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत हाइजेंस सर से, क्रिश्चियन हाइजेंस से ही की जाएगी। यानी देखो यही थे ना सबसे पहले बताने वाले, तो यहीं से शुरुआत की जाएगी आपके जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स की, क्योंकि इन्होंने दिया था कि वेव नेचर है। तो थॉमस यंग सर ने एक्सपेरिमेंट किया, वहां पे उन्होंने ये इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया और वो वेव्स देती हैं, और लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न था, लाइट से मिला था। अब पार्टिकल्स भाई उसके बारे में था नहीं कि भाई ये हमें ऐसा पैटर्न देंगे, वेव्स के बारे में था कि भाई ऐसा पैटर्न हमें मिलेगा। तो अब बात शुरू हो गई कि हाँ भाई लाइट का वेव नेचर भी है। अब ये तो बात बहुत आ गई। फिर इसके बाद और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। फौकल्ट ने लाइट की स्पीड जो है वो मेजर की इसी मेथड से,
और फ्रेस्नेल ने अपना डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया। तो यहां से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिनके बाद कंफर्म हुआ कि हां लाइट का जो है वो वेव नेचर है। और पार्टिकल नेचर के बेसिस पर ना ये जो पैटर्न थे ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। अब यहां पर न्यूटन सर का दबदबा थोड़ा सा जो है इस थ्योरी को लेकर के कम हुआ, ये पार्टिकल नेचर है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स प्रूव कर रहे थे और वो पार्टिकल थ्योरी इन एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो ऑब्वियस ही बात है, जब पार्टिकल थ्योरी आपके सामने एक्सपेरिमेंट है, प्रूव हो रहा है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं अब वो पीछे रह जाएगी। अब वेव के बारे में बात होनी शुरू हो गई कि लाइट का जो है वो वेव नेचर है। लेकिन यहां पर एक बात और आई कि लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ये कैसा वेव है आपका, ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स के बारे में बताया जाता है ना कि वेव, जैसे अभी मैकेनिकल वेव, 9th क्लास में आप मैकेनिकल वेव करके आए हो। मैकेनिकल वेव में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में लाइट मूव कर रही है पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, परपेंडिकुलरली, तो वो ट्रांसवर्स नेचर है। और एक था जो लाइट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है पार्टिकल सेम डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी वाइब्रेट कर रहे हैं, सिंपल बोले तो वो लॉन्गिट्यूडनल था। हाइजन सर ने कहा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन है, लेकिन अब क्या हुआ कि ट्रांसवर्स वेव मोशन है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई भाई, यहां तक आते आते, यानी मिड 19th सेंचुरी तक आते आते ये बात तो क्लियर हो गई थी कि लाइट का जो है वो वेव नेचर है, यहां तक पहुंच गए। लेकिन एक सवाल अभी भी था, वो सवाल था ये वाला, मीडियम का। अभी भी ये माना जाता था कि भाई वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। अब इतनी बात तो क्लियर हो गई कि भी ये वेव है, लेकिन ये बिना मीडियम के कैसे आ रही है? फिर भाई मीडियम तो चाहिए इसको ट्रैवल करने, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट, ये साउंड का एक्सपेरिमेंट था भाई हमारे पास। अगर मीडियम नहीं है तो ये ट्रैवल ही नहीं कर रही थी, यानी सुनाई नहीं दे रही थी हमें आवाज। तो ये क्वेश्चन जो था वो मीडियम को लेकर के वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था कि मीडियम का क्या करें भाई। इसके बाद एक और थ्योरी आई, फिर वो थ्योरी हमारे पास आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। इसको देने वाले मैक्सवेल थे। मैक्सवेल ने क्या बोला कि लाइट जो है, देखो दो वर्ड यूज किए गए यहां पे, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यानी यहां पर ये देखो ई लिखा हुआ है, ई स्टैंड्स फॉर योर इलेक्ट्रिक एंड बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, और आपको एरो दिख रहा है, पहले छोटा एरो है, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी वैरी कर रही है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी वैरी कर रही है। और पहले डायरेक्शन इस तरफ है, फिर डायरेक्शन उस तरफ है। तो टाइम एंड स्पेस वैरिंग, ये दोनों के दोनों वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज हम बात करें कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। अब तीन डायरेक्शन में बात होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है सपोज, और मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड एक्सिस के अलोंग है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं। ऑसिलेट मतलब ऐसे ही समझो कि वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी इनकी वैल्यू चेंज हो रही है, और इनके परपेंडिकुलर फिर ये वेव मूव करती है, यानी ये डायरेक्शन जो है ये क्या हो गया आपके पास, वेव प्रोपेगेशन। थोड़ा सा इसको देखो, ये वेव प्रोपेगेशन हो गया कि इस तरफ वेव जो है वो मूव कर रही है। अगर हम लाइट की बात करें, दैट इज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इस तरफ मूव कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेरी कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, और उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो प्रोपेगेशन है हमारी वेव की। अब इसमें यह कहा गया कि जो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये वैरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आगे एक दूसरे को प्रोड्यूस करते चलते हैं, यानी वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आगे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड वो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता चलेगा, यानी आगे से आगे एक दूसरे को जो है वो पैदा करते चलेंगे और वेव हमारी आगे से आगे ट्रेवल करती चलेगी। इस वजह से इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक दूसरे को आगे से आगे ले जाते चलते हैं ये। तो यहां पर जो सवाल था मीडियम को लेकर के वो अब दूर हो गया कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात है कि वैरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये एक दूसरे को आगे प्रोड्यूस करते चलेंगे, जिस वजह से इनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए, और लाइट हमारे पास वैक्यूम से भी आ जाती है। अब यहां तक 19th सेंचुरी के एंड तक अब सब कुछ क्लियर हो चुका था भाई, बात होने लग गई थी कि लाइट का जो है वो वेव नेचर है।
अब लग रहा था कि सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। ये जो सवाल था पहले पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, अब वो खत्म हो गया है। लेकिन ये लाइफ है, फिर एक बार भूचाल आया। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे और निकल करके आए जिन्होंने अब वेव थ्योरी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए कि वेव थ्योरी भाई उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अब वो सवाल कैसे थे? सबसे पहला आपके पास जो था वो हर्ट्ज ने एक फिनोमिना ऑब्जर्व किया था, ये वाला फिनोमिना। इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपके +1 में 11th क्लास में केमिस्ट्री में और +2 में आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें क्या था कि हमारे पास जो है ये मेटल है, मेटल पर हमने लाइट जो है वो स्ट्राइक करवाई। लाइट जब हमने मेटल्स पर स्ट्राइक करवाई तो ये एटम्स हैं, और ये सपोज ये जो आपको दिखाया ना ऑरेंज कलर के, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। लाइट जब स्ट्राइक की तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल के सरफेस से जो है वो रिमूव हो गए, यानी बाहर निकल गए। अब अगर लाइट को हम वेव मान के चले तो ये एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही थी, ये कैसे हो रहा है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी थ्योरी एक प्रैक्टिकल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही तो उसमें सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे। भाई इससे पहले तक लग रहा था कि भाई अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन एंड आते आते 19th सेंचुरी का एंड आते आते और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में फिर से ये सवाल खड़ा हो गया कि भाई वेव या पार्टिकल। और एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी था हमारे पास, वो अपनी हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, मेन बातें कर रहे हैं अभी हम। भाई वेव नेचर इसके पहले तक मैक्सवेल ने भी सब कुछ क्लियर कर दिया था, ठंडे पड़ गए थे सारे कि भाई ठीक है पार्टिकल नहीं वेव नेचर है। लेकिन इस एक एक्सपेरिमेंट ने और भी है, कॉम्पटन इफेक्ट है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन है आपके पास। तो अभी हम सिर्फ एक की बात करते हैं। जैसे सवाल फिर से खड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि भाई वेव, अगर हम वेव नेचर मानते हैं तो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। अब क्या करें भाई? फिर से वही सवाल खड़ा हो गया वापस कि पार्टिकल या वेव। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी थी, क्वांटम थ्योरी। इनका वैसे थ्योरी नहीं, इनका एक्चुअली जो था वो मैथमेटिकल था, पूरा का पूरा मैथमेटिकल था। थ्योरी आप नहीं कह सकते इसको, पूरा का पूरा मैथमेटिकल था। कि ये यहां पे क्या था, ये मान के चल रहे थे कि भी जो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, यानी जो ये वेव्स इनकी बात कर रहे हैं हमने लाइट को बोल देना कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मैक्स ने बोल दिया। भाई इन्होंने बोला भाई उसके अंदर एनर्जी के पैकेट्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स। अब भाई पैकेट वेव कैसे हो सकता है? भाई पैकेट तो आपको सामने दिख रहा है, सो तो पार्टिकल की तरह लेकर ट्रीट करेंगे ना। और ये जो ब्लैक बॉडी या ब्लैक बॉडी रेडिएशन और आपका ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसको हमारे सर आइंस्टाइन ने क्वांटम बेसिस पर पूरा एक्सप्लेन किया। जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें जो एनर्जी के पैकेट्स है ना, उनको क्वांटम बोला गया, मल्टीपल पैकेट्स को क्वांटा। और लाइट के केसेस में, स्पेसिफिकली लाइट के केसेस में क्या बोला गया? फोटोन्स। इसीलिए इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो हमने पढ़ा ना अभी, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो फोटोन से लिया गया, इलेक्ट्रिक मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, तो पूरे का नाम पड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने लाइट को एनर्जी के पैकेट्स मान करके, जब पैकेट्स कंसीडर किया, उस बेसिस पर ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो गया, जिसको वेव नेचर मान करके हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अच्छी बात है जी। फिर एनर्जी के पैकेट जब दूसरे इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन उन पर अप्लाई किया गया, वहां पर ये थ्योरी अप्लाई नहीं हो रही थी। ये तो गड़बड़ हो गई भाई। इसका मतलब लाइट ऐसे वेरियस फिनोमिना शो कर रही है जहां पे कुछ फिनोमिना को वेव नेचर मान के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और कुछ फिनोमिना को पार्टिकल नेचर मान के एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी तो प्रॉब्लम हो गई, वेव नेचर मान के सारे फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं हो रहे और पार्टिकल नेचर मान के सारे फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं हो रहे। ये तो बीच में कहीं पर फंस गए भाई कि वेव माने या पार्टिकल माने। अच्छा फिर बात क्या हुई? जैसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स का तो प्रूफ था भाई कि ये इनका पार्टिकल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के भी इलेक्ट्रॉन्स ने कुछ ऐसे फिनोमिना शो किए जिससे पता, लाइक इंटरफेरेंस पैटर्न हमने बात की थी ना, इंटरफेरेंस में वेव नेचर कंफर्म होता है। इलेक्ट्रॉन बीम ने भी इंटरफेरेंस पैटर्न दे दिया, यानी जिसके बारे में हमें पता था कि भाई ये पार्टिकल है, उसने वेव का फिनोमिना भी शो कर दिया। फिर उस टाइम पर इन्होंने बोला कि भाई अगर इलेक्ट्रोजेनी जिसका पार्टिकल नेचर है वो भी वेव फिनोमिना शो कर रहा है, इसका मतलब हर एक चीज का ड्यूअल कैरेक्टर होता है, डबल कैरेक्टर होता है। तो यहां से फिर अब लास्ट में हमारे पास एक एमिकेबल सॉल्यूशन, यानी सद्भावना के साथ
मिल बांट के, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अब सब शांत पड़ गए कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वेव नहीं अकेली, कोई अकेला पार्टिकल नहीं, लाइट का हम दोनों नेचर कंसीडर करके चलेंगे। तो डी ब्रोगली ने लास्ट में कंसेप्ट दिया ड्यूअल नेचर का, यानी लाइट का पार्टिकल नेचर भी होगा और लाइट का वेव नेचर भी होगा। तो दोनों लेकर के चलेंगे। पार्टिकल नेचर में अगर हम स्पेसिफिकली लाइट की बात करें तो उसको हम बोलते हैं फोटोन्स, यानी एनर्जी के पैकेट्स। और वेव नेचर की बात करें तो लाइट को हम बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ईएम रेडिएशन। ईएम रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब ये बात आ गई फाइनली, लाइट का नेचर अब आ चुका है कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल नेचर, यानी वहां पर हम एनर्जी के पैकेट्स की बात करेंगे। आप +1 में डील करोगे इसके साथ। 10th क्लास में अपने को थोड़ा सा बेसिक तो पता होना चाहिए ना यार, ताकि हम हायर क्लासेस में जाएं तो हमें ऐसा ना लगे कि भी हम बिल्कुल नई चीज देख रहे हैं। थोड़ा सा हमारे माइंड में इमेज रहनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पहले अपनी प्रीवियस क्लास में किया हुआ है। तो अगर प्रीवियस क्लास में कुछ किया होता है ना, उसे लिंक करना बड़ा आसान होता है हमारे लिए। बिल्कुल कुछ नया आ जाए तो समझने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी। तो पार्टिकल नेचर यानी हमारे पास पैकेट्स, किसके, एनर्जी के पैकेट्स। तो पार्टिकल नेचर हो गया। वेव नेचर हम लेकर के चलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे मैक्सवेल ने बात की थी। तो ड्यूअल नेचर आ गया हमारे पास लाइट का। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। नेचर की बात हो गई, नेचर में हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि ड्यूअल नेचर है। अब लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम फटाफट बात कर लेते हैं। यहां पर पहला, लाइट जो है वो स्पेस से आती है हमारे पास और बहुत ज्यादा स्पीड से आती है। कितनी स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। लाइट की स्पीड को डिनोट किया जाता है C से। C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये वैक्यूम, और बात कर ली जाती है एयर। एक ही बात लेकर चलते हैं। हालांकि एयर में लाइट की स्पीड इससे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थोड़ी सी कम होती है, जरा सी, इतनी कम होती है कि हम लगभग बराबर मान के चलते हैं। तो वैक्यूम और एयर में अगर हम बात करेंगे तो लाइट की वेलोसिटी ये वैल्यू आपने याद करके रखनी है। लेकिन वहीं अगर मीडियम चेंज होता है, सपोज ग्लास वाटर की बात करें तो बहुत चेंज आ जाता है। हर जगह नहीं बोलेंगे हम कि लाइट की स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट, लाइट जो है हम बात करते हैं कि स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करते हैं। 10th क्लास में बेसिकली आप जो लोगे ना, वहां पे हम यही लेकर के चलेंगे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है। इसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, यानी स्ट्रेट। और ये पाथ कब चेंज होगा, या तो रिफ्लेक्शन होगी तब चेंज हो जाएगा, या रिफ्रैक्शन होगी तब चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्शन में एक मीडियम से आई, टकरा के देखो नीचे की तरफ जा रही है, यहां चली जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो गई। रिफ्रैक्शन में ये आ रही है, दूसरे मीडियम एंटर हो जाएगी, ये बेंड हो गई, इस तरह बेंड हो गई, दूसरी तरफ बेंड हो जाएगी आपके पास। तो आपके पास डायरेक्शन चेंज हो गई। ये कब होगी, या तो रिफ्लेक्शन पर या रिफ्रैक्शन पर। अगर इनका फिनोमिना नहीं होता तो फिर ऐसा कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा, स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती रहेगी। तीसरी चीज, फ्रीक्वेंसी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई आपका, ये याद रखना 1 मार्क के अकॉर्डिंग। फ्रीक्वेंसी लाइट की इन दोनों में कभी भी चेंज नहीं होगी, ना रिफ्लेक्शन होने पर ना रिफ्रैक्शन होने पर। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगी, आपकी सोर्स पर डिपेंड करेगी। और सोर्स को इससे कोई लेना देना नहीं होता कि आगे चल करके रिफ्लेक्शन हो रही है या रिफ्रैक्शन हो रही है। तो सोर्स की वजह से फ्रीक्वेंसी फिक्स रहने वाली है। लाइट, ये तो हमने पढ़ लिया, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर काम कर रहे होते हैं और इनके परपेंडिकुलर लाइट ट्रैवल कर रही है। यानी सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, यानी ये ऐसे हो गए, ये ऐसे वेरी कर रहे हैं, ये इस तरफ वेरी कर रहा है और ये ऐसे वेरी कर रहे हैं, और लाइट इनके परपेंडिकुलर यानी आगे की तरफ मूव कर रही है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फंडा हो गया आपके पास। नेक्स्ट, ये तो हमने पढ़ ही लिया भाई, मैक्सवेल ने बताया था कि लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग और मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग एक दूसरे को आगे इंड्यूस करते चलते हैं, तो इनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, यानी मीडियम की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। नेक्स्ट, अब ये भी बात हो गई थी भाई फ्रेस्नेल और ये इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट हुए थे, क्योंकि हाइजन सर ने जो थ्योरी दी थी अपनी वेव नेचर की, उन्होंने बोला था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर है। लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है पार्टिकल उसी के अलोंग वाइब्रेट करते हैं। लेकिन यहां पे हमने क्या देखा भाई, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलरली उनकी वैल्यू चेंज हो रही है।
तो परपेंडिकुलर में क्या आता है आपके पास, ट्रांसवर्स वेव मोशन आता है। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं पर हमने ध्यान रखनी है ये बातें। नेक्स्ट, लाइट, ये एक बात हमने बात की थी जो लेक्चर की जब स्टार्टिंग की थी, तो हमने बात की थी कि लाइट एक तरह की एनर्जी है जो विजुअल सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। अब लाइट में दो फील्ड आ गए आपके पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो रेस्पॉन्सिबल है आपका विजुअल सेंसेशन के लिए, यानी जो हम देख पा रहे हैं चीजों को, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गई इतनी बातें हमें। अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की 10th क्लास में, उसके लिए थोड़ा सा एक और इंट्रोडक्शन। ऑप्टिक्स साइंस की वो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस, जो किसके साथ डील करने वाली है, लाइट और उसके फिनोमिना के साथ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो लाइट के लिए बनेंगे, लाइक आपका लेंस हो गया, मिरर हो गया, उनके साथ डील करती है। दो हो गई, इसमें आगे और ब्रांचेस निकल गई, एक हो गई क्लासिकल ऑप्टिक्स और एक हो गई मॉडर्न ऑप्टिक्स। क्लासिकल ऑप्टिक्स में आगे फिर दो हैं, ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यह माना गया है कि लाइट जो है वो रे की फॉर्म में ट्रेवल करे। रे होती है ना भाई, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका, सोर्स, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, सन हो गया। तो ये अब रे की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। इसमें हम किस किस के साथ डील करते हैं, हम इमेज फॉर्मेशन, आप ये आपके सिलेबस में है, इमेज फॉर्मेशन के साथ डील करोगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी आप लेंस, मिरर, इनके साथ यहां पर डील करने वाले हो। इसमें दो फिनोमिना एक्सप्लेन होंगे आपके, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिजिकल ऑप्टिक्स डील करती है लाइट को वेव मान के, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज लाइट की कैसी चलेंगी, वेव प्रॉपर्टीज चलेंगी। इसमें बहुत सारे फिनोमिना एक्सप्लेन हो जाते हैं। इवन ये जो आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है ना, वो भी इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लिखा नहीं गया, इसमें हम लिख लेते हैं कि यहां पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी वेव फिनोमिना से एक्सप्लेन होता है। ठीक है जी, तो इसमें ये सारे एक्सप्लेन होता है। फिर आते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स जैसे अभी हम मान के चले थे कि भी लाइट में एनर्जी पैकेट्स होते हैं, एनर्जी पार्टिकल कह लो, एनर्जी पैकेट्स कह लो, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स। यानी यहां पर आपकी क्या प्रॉपर्टीज आएंगी, क्वांटम ऑप्टिक्स आएगा आपके पास। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, लेजर, ये सब चीजें आप एक्सप्लेन करोगे। अब सोचना पड़ेगा सर इतना सारा पढ़ना पड़ेगा हमें, नहीं, हमारे सिलेबस में फिलहाल अभी 10th क्लास में जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, जहां पर हम लाइट को रे मान के चलेंगे। यानी इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगी। हम मिरर्स के साथ डील करेंगे, हम लेंसेज का डील करेंगे। सिर्फ दो फिनोमिना एक्सप्लेन करने हैं हमने यहां पर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये भी लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बात हो गई थी। क्या करेंगे हम यहां पर, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, समझेंगे मिरर लेंसेज क्या है, और उनसे हम क्या करेंगे, इमेजेस की फॉर्मेशन करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा। अच्छा, पीछे इतनी सारी थ्योरी सुन के घबराना नहीं है कि भाई अपने को बहुत ज्यादा, हमें सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है इसमें, बाकी हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। 10th क्लास में बहुत छोटा सा है। रिफ्लेक्शन आपका सेपरेट चैप्टर बनाया गया है और रिफ्रैक्शन आपका सेपरेट चैप्टर बनाया गया है, ताकि हम डीपली कंसेप्ट्स को समझ सके। दोनों को एक साथ रख देंगे तो ऐसा लगेगा चैप्टर भाई बहुत लेंथी हो गया है हमारा, तो थोड़ा डर लगता है भाई इतना सारा देख करके कंटेंट। नहीं, इजीली हमारा स्लोली स्लोली चलेगा, हर एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। तो आज का लेक्चर हमारा जो था वो इंट्रोडक्शन था, वो लाइट को लेकर के था कि लाइट है क्या, उसका नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और हमने हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है। इसे इंट्रोडक्शन लेक्चर भी कह लो, ये समझ लो कि लाइट को समझने के लिए हमने ये लेक्चर समझा है। तो अभी के लेक्चर में इतना ही। आगे हम कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चैप्टर्स में हमें काम में आएंगे। उसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन यानी फर्स्ट चैप्टर हमारा इस लाइट का वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।